हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल है। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सभी का दिशा स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम है। अपन ने बेटा जी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, और उसके अंदर अपन ने 3 रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। भाई आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 4 वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब उनके रिप्रेजेंट करने के 4 फॉर्म होती है। फर्स्ट कौन सी थी बेटा जी? एक्सपांडेड फॉर्म। और उस फॉर्म के अंदर क्या करते हैं कि भाई 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, उसमें सारे कंपाउंड के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है, मतलब एवरी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना होता है। इसके अलावा सेकंड जो अपना रिप्रेजेंटेशन फॉर्म था वो था बेटा कंडेंसेट फॉर्म। और कंडेंसेट फॉर्म क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आपको क्या दिया गया है उसको क्या करना है, कंडेंसेट करना है। तो कंडेंसेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा जी कि उसमें प्रेजेंट सभी बॉन्ड्स को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, हाइड कर देंगे उनको, ठीक है। और उसको अपन ने कल डिस्कस किया था। उसके बाद में लास्ट जो थर्ड था वो क्या था, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैंने क्या बताया था बेटा जी कि इसके अंदर क्या करते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में प्रेजेंट बॉन्ड को एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मैंने क्या बताया था और कि जो कार्बन एटम है ना, वो कार्बन एटम कौन कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता था, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इसके अलावा शार्प पॉइंट, इसके अलावा जॉइंट पॉइंट। उन सब का मतलब क्या होता है कि उनके ऊपर क्या होता था, कार्बन एटम प्रेजेंट होता था। इसके अलावा मैंने और क्या बताया था कि जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है बेटा जी, वो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कुछ इस तरीके से बताया था कि जितने कार्बन की आपकी जो साइकिल रिंग है उतने कार्बन की रिंग बना देंगे बॉन्ड लाइन की फॉर्म के अंदर, ठीक है। और जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उनको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये सब बातें अपन ने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, सॉरी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज अपना जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है बेटा जी, फ्लाइंग वेज या 3D फॉर्म या वेज डैश फॉर्म, ठीक है। तो देखो बेटा जी, अपना जो लास्ट है, लास्ट रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सा है बेटा जी, वेज डेज। कौन सा है बेटा जी, वेज डेज, वेज डेज फॉर्म। इसी को क्या बोला था मैंने, फ्लाइंग वेज। इसी को क्या बोला था बेटा जी, फ्लाइंग वेज फॉर्म। और इसी को मैंने क्या बोला था, 3D, 3 डायमेंशनल फॉर्म, ठीक है बेटा जी। तो ये जो अपना लास्ट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सा है बेटा, वेज डेज फॉर्म, या इसी को क्या बोलते हैं, फ्लाइंग वेज फॉर्म, या इसी को बोलते हैं 3D फॉर्म, ठीक है, मतलब 3 डायमेंशनल फॉर्म। तो कहने का मीनिंग यह है कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 3D के अंदर कैसा दिखता है आप लोगों को, ठीक है। 3D मूवी आती है जैसे थिएटर के अंदर देखते हैं ना अपन, तो उसमें क्या होता है आपके ऊपर, मतलब आंखों के ऊपर जो वो चश्मा लगाते हैं ना, उससे क्या होता है कि जो थिएटर की स्क्रीन के ऊपर जो सीन अपने को दिखता है ना वो 3D फॉर्म में दिखता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका जो दिया गया है उसको 3D के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोर्ड के ऊपर या कॉपी के ऊपर, या उसको कैसे पढ़ते हैं या उसको कैसे देखते हैं। देखो भाई, समझो भाई, एक एग्जांपल के द्वारा अपन इस चीज को डिस्कस करते हैं बेटा जी, ठीक है। देखो भाई, एग्जांपल है बेटा जी जो अपन ने पहले भी लिया था, CH4, CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर मैं कुछ बातें लिख रहा हूं इसकी, ठीक है।
हालांकि ये जो मैं बातें लिखूंगा ना यहां पे, वो सब बातें अपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आएगी एक तरीके से। इनको कैसे निकालते हैं, वो सब मेथड, वो क्या होते हैं, उन सब के बारे में अपने को डिटेल से डिस्कस करना है उस चैप्टर के अंदर। यहां पर थोड़ा मेरे को इसके बारे में बताना है कि भाई इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। जो CH4 मॉलिक्यूल है ना बेटा जी, इसमें इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल sp-d-f, ये सब पढ़ेंगे अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि आप एक बार याद रख लो इस चीज को, फिर जो अपना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आएगा उसमें आपको अच्छे से पढ़ाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, कंपटीशन के लेवल से भी और बोर्ड एग्जाम्स के लेवल से भी। 12th के अंदर भी यूज होता है और पढ़ते कहां पर है, 11th के अंदर। तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा कब, जब मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब। तो अभी केवल आप इतना ध्यान रख लो क्या, कि CH4 के अंदर जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, वो क्या होता है बेटा जी, sp3। क्या होता है बेटा जी, sp3। उसके बाद में इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बॉन्ड एंगल कितना होता है इसमें, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। ये डिग्री का साइन है, ये किसका है, मिनट का। और अगर डबल कर देता यहां पे तो वो किसका साइन हो जाता, सेकंड का हो जाता बेटा जी, ठीक है बेटा। चलो भाई, तो ये आप लोग ध्यान रखना इस चीज का। भाई बॉन्ड एंगल क्या होता है कि दो बॉन्ड्स के बीच में जितना एंगल एग्जिस्ट करता है ना, उसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अभी केवल आप इतना ध्यान रख लो, ये सब बताएंगे आपको, अच्छे से पढ़ाएंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। और कितने होते हैं, हाउ मैनी बॉन्ड एंगल इन CH4 मॉलिक्यूल, तो होते हैं बेटा जी 6। ये भी बताएंगे आपको, ये तो अभी बताएंगे आपको, एक इन चौक्स को लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक बार, ठीक है। तो CH4 मॉलिक्यूल है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और हाउ मेनी 6 बॉन्ड एंगल होते हैं, ध्यान रखना बेटा जी, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो ज्योमेट्री होती है, जी मतलब ज्योमेट्री इसकी कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। कैसी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल। मतलब CH4 मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है ना, वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ये भी बताएंगे आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। अभी बस केवल आप क्या करो, इनको ध्यान में रख लो बस, ठीक है। चलो भाई, तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता कैसा है, उसको मैं इन चौक्स के द्वारा आपको समझा रहा हूं। देखो एक मिनट, देखो बेटा जी, ये होता है आपका टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। क्या होता है बेटा जी, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल एक तरीके से, ठीक है। देखो बेटा, इस तरीके से होता है। जो इसमें ये जो मिड पॉइंट है, जहां ये 4 चौक निकल रही है और एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है ना बेटा जी, वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 4 बॉन्ड है कार्बन के, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो 4 बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से। तो ऐसी होती है टेट्राहेड्रल शेप। अब इसको कैसे भी देख लो आप लोग, चाहे इधर से देख लो, इधर से देख लो, इस साइड से देख लो, इस साइड से देख लो, सेम इक्वल नजर आ रही है चारों तरफ से, ठीक है बेटा जी। तो ये होती है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये सेंटर में कार्बन होता है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, एक यहां पर है, एक यहां व्हाइट पे है, और एक यहां पे इस पिंक कलर की जो मेरे हाथ के अंदर की तरफ है, ठीक है बेटा जी। तो ये होता है एक तरीके से आपका टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है बेटा जी। तो देखो भाई, समझो आप लोग इसको। तो अब मैं इसको बोर्ड के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, उस चीज को आप लोग समझो फटाफट। देखो भाई, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये आपका क्या हुआ, कार्बन। सेंटर में क्या हुआ बेटा जी,
कार्बन, और इससे क्या है, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक तो ये रहा, एक इस साइड में रहा, और एक इस साइड में रहा, और एक ये नीचे रहा। तो ये 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं, किससे, कार्बन से। तो इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं बेटा जी, टेट्राहेड्रल। ऐसे होता है। अब मैं बात करूं बॉन्ड एंगल की, तो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो कितना है ये वाला, कौन सा बेटा जी, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं बेटा, 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है बेटा जी। तो और कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। ज्योमेट्री के बारे में मैंने बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन अपन वहां पर बात करेंगे, किस पे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। हालांकि इस चैप्टर में भी बताऊंगा, जो अपना नेक्स्ट मतलब 2-3 लेक्चर के बाद में आएगा हाइब्रिडाइजेशन, वहां पर बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है बेटा जी। देखो भाई, अब मेरे को क्या करना है, इसको क्या करना है, 3D फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बेटा जी, 3D फॉर्म के अंदर। ठीक है, देखो भाई, अपन ने अभी जो ये चौक ली थी उसी के द्वारा समझते हैं अपन इसको। देखो जी बेटा, तो देखो बेटा जी, इन चौक के द्वारा अपन 3D रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। तो जैसे सपोज ये येलो है, ये आपकी कैसी है, ये पिंक है, ये व्हाइट है, और ये कैसी है, आई मीन केसरिया कलर है एक तरीके से। ठीक है बेटा, तो इनके जॉइंट पॉइंट, ये बिल्कुल सेंटर वाला, वो क्या है, कार्बन पॉइंट। क्या है बेटा जी, कार्बन। अब देखो, ये जो 2 चौक है, ये वाली सफेद और ये केसरिया, ठीक है, तो ये प्लेन के अंदर है एक तरीके से। मतलब सपोज ये जैसे बोर्ड के प्लेन में है, ये बोर्ड का प्लेन है, और ये व्हाइट वाली और ये वाली, ये दोनों कहां है, इस बोर्ड के प्लेन के अंदर है। तो आप बताओ भाई, ये येलो कहां जा रही है, मेरे से दूर जा रही है। मेरे से कहां जा रही है बेटा, दूर जा रही है। जैसे सपोज आप मेरे सामने बैठे हो, तो आपकी तरफ आ रही है एक तरीके से। या मैं ये कह सकता हूं कि सर ये 2 बॉन्ड तो कहां हो गए, प्लेन में हो गए। किस में हो गए, प्लेन में। जैसे ऐसे कह सकता हूं कि ये 2 हाइड्रोजन है ना बेटा जी, ये वाला और ये वाला, ये बोर्ड के प्लेन के अंदर है एक तरीके से। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड कहां है, या ये हाइड्रोजन कहां है, आपकी तरफ आ रहा है एक तरीके से। आप अगर मेरे सामने बैठे हो ना, तो आपकी तरफ आ रहा है। और ये वाली, ये जो पिंक है, वो कहां आ रही है, मेरी तरफ आ रही है। तो ये क्या हो गया, जो बॉन्ड ऑब्जर्वर की ओर होता है उसको बोलते हैं वेज बॉन्ड। जो बॉन्ड ऑब्जर्वर की ओर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, वेज बॉन्ड। और जो बॉन्ड ऑब्जर्वर से दूर होता है, मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, उसको क्या कहते हैं बेटा जी, डैश बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डैश बॉन्ड। तो सपोज अगर इस मॉलिक्यूल को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस मॉलिक्यूल को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं या मैं व्यूअर हूं, मैं इसको देखने वाला हूं, तो ये बॉन्ड तो प्लेन में आ गए, इस प्लेन में आ गए, सपोज बोर्ड के प्लेन में आ गए एक तरीके से। ठीक है, तो बताओ भाई, ये पिंक कलर वाला बॉन्ड ये इधर है, मेरी तरफ आ रहा है एक तरीके से। ठीक है, मतलब टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर या टुवार्ड्स द व्यूअर। तो इस बॉन्ड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, वेज बॉन्ड के द्वारा, मतलब एक सॉलिड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा। जबकि ये वाला बॉन्ड, ये येलो चौक है, वो मेरे से कहां जा रही है, दूर जा रही है, मेरे से दूर जा रही है। ठीक है, तो इसको
कौन से बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा? डैश बॉन्ड के द्वारा। कौन से बॉन्ड के द्वारा? डैश बॉन्ड के द्वारा। जबकि ये दोनों चौक है वो बोर्ड के प्लेन में है, तो इनको सिंपल लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। अगर सपोज आप सामने बैठे हो मेरे और आप ऑब्जर्वर हो, आप व्यूअर हो, तो बताओ भाई ये दो बॉन्ड आपके लिए क्या हो जाएंगे? ये तो प्लेन के अंदर हो जाएंगे, मतलब बोर्ड के प्लेन में हो गए एक तरीके से। ठीक है बेटा जी। और अगर आप इस मॉलिक्यूल को देख रहे हो तो ये येलो वाला बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब की बार ऑब्जर्वर आप हो तो ये आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखते हो तो आपके लिए कौन सा बॉन्ड हो जाएगा बेटा जी? डैश बॉन्ड। अरे कौन सा हो जाएगा बेटा? डैश नहीं, सॉरी, वेज बॉन्ड हो जाएगा। अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो ना तो ये आपके लिए वेज बॉन्ड हो जाएगा। जबकि ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? पिंक वाली चौक, ये आपसे दूर जा रही है, मतलब मेरी तरफ आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी आपके लिए? डैश बॉन्ड। क्या हो जाएगी बेटा? डैश बॉन्ड। मतलब यह है कि ऑब्जर्वर या व्यूअर मॉलिक्यूल को किस डायरेक्शन से देख रहा है, किधर से देख रहा है। भाई सपोज ये पिंक कलर का जो ये चौक है या ये जो बॉन्ड है वो मेरे लिए क्या होगा? वेज होगा। क्यों? मेरी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, सही है कि नहीं है? जबकि मेरे लिए ये येलो वाली चौक या ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? डैश बॉन्ड हो जाएगा। क्यों? मेरे से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम व्यूअर। जबकि यही बॉन्ड अगर आप मेरे जस्ट सामने बैठे हो तो यही बॉन्ड आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा बेटा जी? वेज बॉन्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? आपकी तरफ, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द व्यूअर। जबकि यही बॉन्ड आपके लिए क्या हो जाएगा? डैश बॉन्ड हो जाएगा। जबकि ये बॉन्ड मेरे लिए क्या है? वेज बॉन्ड है। और ये कहां रहेंगे? प्लेन के अंदर। जैसे बोर्ड के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये बोर्ड के प्लेन के अंदर रहेंगे। अगर कॉपी में मॉलिक्यूल को बना रहा हूं, मैं आपकी कॉपी के अंदर ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये बॉन्ड तो कहां रहेंगे? कॉपी का जो पेज है ना उसके प्लेन के अंदर। और एक बॉन्ड कॉपी के जस्ट ऊपर रहेगा और एक बॉन्ड नीचे रहेगा। ऐसे समझ सकते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे इस बॉन्ड के प्लेन में मानूं तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ये तो इसके प्लेन में आ गए, और ये बॉन्ड क्या है? इस बोर्ड से बाहर आ रहा है। जबकि ये पिंक वाला बताओ बोर्ड के पीछे जा रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बैक साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा? सही है कि नहीं है? तो अगर इस मॉलिक्यूल को ऐसे माने अपन, ठीक है बेटा जी, ठीक है, ऐसे माने अपन, तो क्या हो रहा है? देखो भाई, अब आप भी ऑब्जर्वर हो और मैं भी ऑब्जर्वर हूं। अगर ये ऐसा है, ये पिंक है इधर, ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये है और ये अपनी तरफ आ रहा है। आप भी ऑब्जर्वर हो और मैं भी ऑब्जर्वर हूं। ठीक है, दोनों इधर से ही देख रहे हैं, तो अपन दोनों के लिए ये बॉन्ड अपनी तरफ आ रहा है, तो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा बेटा जी? वेज बॉन्ड। और ये जो पिंक कलर का है जो पीछे की तरफ जा रहा है, बोर्ड के पीछे जा रहा है, वो क्या हो जाएगा बेटा जी? डैश बॉन्ड हो जाएगा। और ये दोनों बोर्ड कहां है? बोर्ड के प्लेन के अंदर। तो कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल को क्या करते हैं बेटा? 3D के अंदर देखते हैं। ठीक है बेटा जी। अब देखो, अब इसको मैं बोर्ड के ऊपर कैसे एक्सप्लेन करते हैं या कैसे लिखते हैं उसको लिख देता हूं। देखो आप लोग, देखो जी बेटा, देखो, जैसे सबसे पहले ये बिल्कुल सेंटर में मैंने क्या किया बेटा जी? कार्बन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब जो बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में थे उनको तो बिल्कुल सिंपल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखो, एक तो ये हाइड्रोजन था या एक ये बॉन्ड था और एक ये बॉन्ड था। ये जो सिंपल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया है ना, वो तो कहां है? इस बोर्ड के प्लेन के अंदर है एक तरीके से। ठीक है, अब बना रहा हूं मैं वेज और डैश बॉन्ड। ठीक है बेटा जी, देखो जी, ये है आपका वेज बॉन्ड। क्या है बेटा जी? वेज बॉन्ड। ये आपका क्या हो गया बेटा जी? वेज बॉन्ड। क्या है? वेज बॉन्ड। और वेज बॉन्ड किधर होता है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द व्यूअर। ठीक है, और अब क्या बना रहा हूं? डैश बॉन्ड। ठीक है, हमेशा जो बोर्ड के प्लेन में है या पेपर के प्लेन में है, ठीक है,
उनको कुछ इस तरीके से इधर और इधर, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। इधर भी बना सकते थे आप, ये बॉन्ड यहीं रहता और इस बॉन्ड को ऐसे इधर भी ड्रॉ कर देता मैं। अब देखो भाई, जो वेज और डैश बॉन्ड बनाते हैं ना, वो हमेशा इसके अंदर मत बना देना कभी भी आप लोग, इस केविटी के अंदर मत बनाना, इस केविटी से बाहर बनाना दोनों को, ठीक है। अगर सपोज इस बॉन्ड को मैं ऐसे ड्रॉ करता भी, इधर करता, ठीक है, तो वेज और डैश कहां बनते बेटा जी? इधर केविटी से बाहर की तरफ बनते, ठीक है। तो देखो भाई, ये आपका वेज बॉन्ड हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा जी, बोलो भाई, डैश बॉन्ड ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका क्या है बेटा जी? डैश बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? डैश बॉन्ड। कहने का मीनिंग ये है कि ये आपकी बॉन्ड है, वो बोर्ड की प्लेन में है या पेपर के प्लेन में है, तो वेज और डैश को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस केविटी के अंदर मत बना देना आप लोग, बस ये बाहर बनेंगे दोनों। अगर सपोज इस बॉन्ड को मैं इधर और ऐसे बना के रखता ना, तो ये दोनों बॉन्ड किधर आ जाते? इस साइड में आ जाते। ये है मेरा कहने का मीनिंग, ठीक है बेटा। तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे बेटा जी? कौन सा बॉन्ड है ये? डैश बॉन्ड। अरे कौन सा है बेटा? डैश बॉन्ड। कौन सा है बेटा जी? डैश बॉन्ड। कौन सा है? डैश बॉन्ड। जबकि ये दूसरे वाला कौन सा है बेटा जी? वेज बॉन्ड। कौन सा है बेटा? वेज बॉन्ड। इसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? वेज बॉन्ड। वेज बॉन्ड। तो देखो भाई, इसको अगर समझे तो क्या कह सकते हैं कि सर ये दो बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है, ये वाला बॉन्ड जो डैश से रिप्रेजेंट किया है, अगर आप और मैं दोनों इसको सामने से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये बोर्ड के पीछे जा रहा है, ये बोर्ड ऐसे कह सकते हैं। और ये वाला बोर्ड कहां आ रहा है? अपनी तरफ आ रहा है। किधर आ रहा है बेटा जी? अपनी तरफ आ रहा है, ठीक है बेटा। और ये जो दो बॉन्ड है, ये वाले, ये सिंपल लाइन के द्वारा जो रिप्रेजेंट किए हैं, ये क्या है बेटा जी? प्लेन के अंदर बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर। भाई आपकी जो भी कॉफी का जो पेपर है ना, उस पेपर के प्लेन के अंदर है ये बॉन्ड आपके, ठीक है बेटा जी। और ये है वेज बॉन्ड। तो वेज बॉन्ड कहां होता है? ऑब्जर्वर की ओर, मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और क्या बोल सकता हूं? व्यूअर। अरे व्यूअर भी बोल सकता हूं ना बेटा, ठीक है। जबकि ये वाला जो आपका डैश बॉन्ड होता है, वो किधर होता है? ये होता है ऑब्जर्वर से दूर, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, या ऐसे कह सकता हूं अवे फ्रॉम द व्यूअर, ठीक है बेटा जी। चलो भाई, तो ये था आपका 3D रिप्रेजेंटेशन। क्या था बेटा जी? 3D रिप्रेजेंटेशन, मतलब मॉलिक्यूल को 3D के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और वेज और डैश बॉन्ड क्या होता है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो डैश बॉन्ड का क्या होता है बेटा जी? डैश बॉन्ड हमेशा ऑब्जर्वर से क्या होता है? दूर होता है एक तरीके से, ठीक है, मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। जबकि वेज बॉन्ड कहां होता है बेटा? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या टुवर्ड्स द व्यूअर, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका क्या था? 3D रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है बेटा। तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं बेटा जी।
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। अब देखो बेटा, अब बात करेंगे अपन कार्बन की। किसकी बात करेंगे? कार्बन की। ठीक है, मतलब कार्बन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। भाई अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी करना। ठीक है, तो कार्बन के बारे में अपने को बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना कम से कम। अरे समझे नहीं समझे बेटा जी? तो कार्बन क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या? कार्बन तो है एक तरीके से, और कार्बन क्या होता है, ठीक है, उसका और उसके कंपाउंड्स की स्टडी किसमें करते हैं अपन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो पता होना चाहिए ना अपने को। ठीक है, तो चलो भाई हेडिंग लगाओ भाई। नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो क्या है बेटा जी? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। इसमें मैं टोटल 4 पॉइंट डिस्कस करूंगा एक तरीके से। ठीक है बेटा जी, मतलब कार्बन एटम के जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट है इसके अंदर, फर्स्ट है टेट्रावैलेंसी। फर्स्ट क्या है बेटा जी? टेट्रावैलेंसी। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट क्या है? टेट्रावैलेंसी। देखो भाई समझो फटाफट। भाई वैलेंसी क्या होता है एक तरीके से? ठीक है भाई, कोई भी एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, एक तरीके से कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वही उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी एक तरीके से। होगी कि नहीं होगी? इसके अलावा वैलेंसी को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि बाइंडिंग कैपेसिटी। क्या कह सकते हैं बेटा जी? बाइंडिंग कैपेसिटी। मतलब कोई भी एटम कितने बॉन्ड बना रहा है वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है, इन जनरल बात करें तो। ठीक है बेटा, तो देखो भाई समझो फटाफट। तो आपने देखा होगा क्या कि जो कार्बन है उस कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा जी। ठीक है, उसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। इसलिए कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। और टेट्रा वर्ड का मीनिंग क्या है? 4 है। इसलिए कार्बन का पहला कैरेक्टर क्या होता है? टेट्रा वैलेंसी को शो करना। ठीक है बेटा जी, चलो भाई इसको थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझते हैं अपन। देखो भाई समझो आप लोग बेटा जी, ये आपका क्या है? कार्बन है एक तरीके से। क्या है बेटा? कार्बन है। कार्बन का सिंबल है एक तरीके से। ठीक है भाई, किसी भी एलिमेंट का सिंबल रिप्रेजेंट करते समय अपन क्या करते हैं? फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल एंड सेकंड लेटर ऑलवेज स्मॉल लेटर। ठीक है बेटा, ये कार्बन का क्या है बेटा? सिंबल है। ठीक है, अब देखो भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। ये लो जी, इसके जस्ट नीचे लिख दिया मैंने 6। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, और देखो भाई इसके जस्ट ऊपर ये जो सिंबल है ना कार्बन का, इसके जस्ट ऊपर यहां लिखते हैं कार्बन का मास नंबर। क्या लिखते हैं बेटा जी? मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल होता है एक तरीके से। होता है कि नहीं? मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल कितना है, उनका टोटल आता है इसके ऊपर, और उसको क्या कहते हैं? मास नंबर। ठीक है, तो देखो भाई समझो फटाफट। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 होता है। इसका मतलब यह है कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है।
ठीक है। हालांकि ये सब चीजें अपने को एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ना है, वहां पर अच्छे से समझेंगे। तो एक बार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आप लोग। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p2। ये कार्बन का क्या होता है बेटा जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ऊपर जो नंबर लिख रखा है ना मैंने, ये इन सब सेल, इनको सब सेल बोलते हैं, एस पी डी एफ। ये ऊपर जो नंबर लिख रखा है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के नंबर को। मतलब यह है कि इनका टोटल कर दो आप, तो क्या आ जाएंगे आपके पास, कार्बन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी एक तरीके से, ठीक है बेटा। इसके अलावा ये जो सिंबल है ना, एस पी डी, आगे अगर लिखना चाहिए अगर किसी अदर एलिमेंट का, तो उनको बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते हैं बेटा जी, सब सेल, ठीक है। अब देखो इनके जस्ट पास में ये जो नंबर है, जैसे एस के पास में 1 है, इस एस के पास में 2 है, पी के पास में 2 है, इनको कहते हैं सेल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, सेल नंबर। तो कहने का मीनिंग ये है, ये सब पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आप टेंशन मत लो अभी, ठीक है। तो ये कार्बन की पहली सेल है, फर्स्ट सेल है। मतलब एन की वैल्यू कितनी है यहां पर, इसके जस्ट पास में ये जो नंबर है ना, वही सेल नंबर होता है बेटा। और यहां पर एन की वैल्यू कितनी है, 1 है। इन दोनों के लिए एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। समझो फटाफट, एन से मतलब है सेल नंबर, ठीक है। एस पी डी एफ, इनके जस्ट पास में जो नंबर होता है ना, वो क्या होता है, सेल नंबर होता है, ठीक है बेटा। और किसी भी एटम का जो लास्ट सेल होता है, जैसे मैं ये कह सकता हूं, ये कार्बन का सर फर्स्ट सेल हो गया, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन का ये कौन सा हो गया, सेकंड सेल हो गया, जिनके लिए एन की वैल्यू सेम है दोनों के लिए। देखो इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, तो ये सेकंड सेल हो गया। या ऐसे भी कह सकते हैं ये कार्बन का लास्ट सेल हो गया एक तरीके से। और लास्ट सेल को ही क्या बोलते हैं बेटा जी, वैलेंसी सेल। क्या बोलते हैं बेटा जी, वैलेंसी सेल। और वैलेंसी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन या लास्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है बेटा जी। तो बताओ भाई, कार्बन के वैलेंस सेल में या लास्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, 2 और 2 4। तो इसका मतलब यह है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। देखो भाई थोड़ा और समझो आप लोग, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कर देता हूं इसकी। देखो भाई समझो फटाफट। तो ये कार्बन 6 है और इसका ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है। इसी को मैं बॉक्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो एस होता है ना, एस होता है ना बेटा जी, एस ऑर्बिटल, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एक बॉक्स होता है। जबकि पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा जी, 3 होते हैं। ये देखो बेटा, ठीक है बेटा। और एक बॉक्स में, इस एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके, ठीक है, अपोजिट स्पिन के। अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर। इसके कुछ रूल्स होते हैं, N+L का रूल, होम्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन रूल, ऑब्बो रूल, तो वो सब पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। यहां थोड़ा यूज हो रहा था इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो भाई, तो मैंने क्या कहा कि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं अपोजिट स्पिन के। तो एस में यहां कितना है, ये पहला सेल हो गया एक तरीके से, 2 है। तो एक का तो मैंने इस तरीके से स्पिन बता दिया, मतलब ये अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में स्पिन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर इस एस में कितने हैं, 2 है, तो इसमें भी क्या करेंगे, अपोजिट स्पिन के साथ फिल कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब पी में कितने हैं, 2 है, ठीक है बेटा जी। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मेरे को। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए क्या करूंगा, मेरे पास या तो सर एक में ही कर दो भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में फिल कर दो अपोजिट स्पिन के साथ, या अलग अलग फिल कर दो, ठीक है। तो इसको अपन चेक करते हैं किसके द्वारा, होम्स रूल के द्वारा, ठीक है। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। कहने का मीनिंग यह है कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं होती बेटा जी, जब तक सब में, इसमें इसमें इसमें
एक एक इलेक्ट्रॉन समान स्पिन का नहीं आ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से होगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका 1s बॉक्स हो गया, ये कौन सा बॉक्स हो गया 2s, और ये कौन सा हो गया 2p। तो आपको इस ग्राउंड स्टेट में, ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब n की वैल्यू कितनी है बेटा जी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब यह है कि कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में, अच्छे से सुनो, कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, और कार्बन ध्यान रखना बेटा 99.99 अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर ही कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। ग्राउंड स्टेट के तो इसके एग्जाम्पल कोई 1-2 ही होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इस स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन का ग्राउंड स्टेट के अंदर बनने वाला कंपाउंड होता है बेटा जी। मैंने क्या कहा, कार्बन आप जहां भी देखोगे ना, कार्बन क्या करता है 4 बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है बेटा जी, तो देखो भाई अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझो फटाफट आप। तो ये तो इसका क्या था, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक्साइटेड स्टेट के अंदर ES से क्या मीनिंग है, एक्साइटेड स्टेट, GS से क्या मीनिंग है, ग्राउंड स्टेट। तो अब क्या होता है, एक्साइटेशन करूंगा मैं, क्या करूंगा बेटा जी, एक्साइटेशन, और किसका करूंगा, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हमेशा ध्यान रखना, जिनके लिए n की वैल्यू समान होती है उन्हीं के अंदर होता है एक तरीके से। तो ऐसा मत कर देना आप क्या कि इसके इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन इसमें कर दो, नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जबकि इसके लिए ये सेम सेल के हैं, लास्ट सेल के हैं, वैलेंसी सेल के हैं, तो इसको एक्साइट करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां क्या कर जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। और एक्साइट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा जी, और एनर्जी कैसे देंगे, या तो इसको हीट करो आप, सही है कि नहीं है, या इसको करंट दो आप एक तरीके से, तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो वाला। ठीक है बेटा, तो फिर क्या हो जाएंगे, कार्बन के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे, तो देखो भाई कैसे होगा भाई, ये तो एज इट इज रहेगा आपका, ऐसे की ऐसे, और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कहां गया बेटा जी, 2p के अंदर गया, 2s का कहां गया, 2p के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखो, बता दो भाई आप लोग इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो n की वैल्यू क्या हो गई बेटा जी, 4। बोलो भाई, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना किसी एटम के पास, वो उतने ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, 4, 1 2 3 4। इसलिए कार्बन एक्साइटेड स्टेट के अंदर ही क्या करता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। और ध्यान रखना, कार्बन के 99.99% कंपाउंड हमेशा एक्साइटेड स्टेट के अंदर ही पाए जाते हैं। कोई एक आधे एग्जाम्पल होते हैं जो कार्बन के ग्राउंड स्टेट में बनते हैं, लाइक CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं बेटा जी, कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो यहां पर कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो ध्यान रखना, काम की चीज यह है क्या कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन
वैलेंस सेल के अंदर ही होता है बेटा जी। वैलेंस सेल है ना, ये लास्ट सेल है, लास्ट सेल, तो इसका इसी के अंदर हो सकता है, ऐसा नहीं इसका इसमें करवा दो आप, नहीं, ठीक है बेटा। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, ये इसका एग्जाम्पल है ग्राउंड स्टेट का, ठीक है, तो सिंपल एग्जाम्पल बता दो, अभी डिस्कस किया, CH4 मॉलिक्यूल, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, टेट्रा वैलेंसी। तो ये कंसेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हालांकि ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, ये बॉक्स वगैरह, किसमें कितने बॉक्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कैसे होता है, इसको 2s 2p कैसे कहते हैं, ये सब चीजें एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में अपन बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा जी, ठीक है। तो ये मैं क्या समझा रहा था, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कैसे होती है एक तरीके से, ठीक है, उसके बारे में अपन ने क्या किया, डिस्कस किया है बेटा जी, ठीक है। तो आप लोगों की समझ में आया होगा कि कार्बन की किस तरीके से टेट्रा वैलेंसी होती है, ठीक है बेटा जी। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन का ग्राउंड स्टेट के अंदर, कार्बन का ग्राउंड स्टेट के अंदर बनने वाला कोई कंपाउंड का एग्जांपल बताइए, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बेटा जी। तो ये क्या था, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी। तो आज अपन ने क्या डिस्कस किया, आज अपन ने डिस्कस क्या किया, सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वेज बेस रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। एक बार अपन 2 मिनट में इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है बेटा जी। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वेज बेस या 3D या फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो कैसे करते हैं बेटा जी, कि वेज बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, कि वो वेज बॉन्ड होता है ना, वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, टुवर्ड्स द व्यूअर होता है, जबकि डैश बॉन्ड किधर होता है, टुवर्ड्स द, नहीं, अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है बेटा जी। इसके अलावा जो 2 बॉन्ड होते हैं ना, वो कहां होते हैं, प्लेन में, या तो बोर्ड के प्लेन में बोल दो या पेपर के प्लेन में, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल आपका 3D में कैसा नजर आता है आप लोगों को। इसके बाद में अपनी नेक्स्ट हेडिंग क्या थी बेटा जी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन की बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है ना आपको, इसलिए फिर अपनी नेक्स्ट हेडिंग क्या थी, टेट्रा वैलेंसी। मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, कितनी होती है बेटा जी, 4 होती है। कैसे होती है, बाकायदा समझा अपन ने, ठीक है। और कार्बन अपने 99.99 कंपाउंड टेट्रा वैलेंसी के अंदर ही बनाता है, ठीक है बेटा जी। तो ये अपना क्या था आज का लेक्चर, ठीक है बेटा जी। तो आप लोगों का आज का होमवर्क क्या है कि अपने जितने भी वीडियो हो गए हैं, ठीक है, उसके आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, तो आप उन नोट्सों को लिखिए और उन नोट्सों का रिवीजन कीजिए। देखो बेटा जी, ये बेसिक चीजें होती है, ठीक है, और इनको छोटी क्लासों में ही पढ़ा जाता है। जब आप कॉलेज लेवल पे चले जाओगे ना, तो ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। अगर यही समझ में नहीं आई ना आप लोगों के, ठीक है बेटा जी, तो फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के साथ। भाई आपका कोई ना कोई टारगेट तो होगा साइंस लेने का, भाई किसी का डॉक्टर बनने का है, किसी का इंजीनियर बनने का है, नीट की प्रिपरेशन करेंगे, जेई की प्रिपरेशन करेंगे, सही है कि नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सब बेसिक पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटा जी। तो आप लोग आराम से अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है बेटा जी। थैंक यू।